मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप सब भी हिस्सा लें। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को बताइए। गॉड एग्जिस्टेंस यानी कि ईश्वर का अस्तित्व टोटल 4 पार्ट्स में पब्लिश होगी। इस वीडियो में किसी के आस्था और विश्वास पे चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। अगर समझ नहीं आए या आप अपने बनाए विचारों से बाहर नहीं सोच सकते तो प्लीज़ ये वाला सीरीज़ आप मत देखना। इसके लिए मेरे चैनल पे आप बुक समरीज या बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ईश्वर है तो विज्ञान के नज़रिए से कैसा हो सकता है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। इस सृष्टि को चलाने वाले किसी ईश्वर के होने ना होने पर हमने काफ़ी चर्चा की है। चलिए धार्मिकों के नज़रिए से इस संभावना पर भी विचार करते हैं कि वह वाकई है, और अगर है तो कहाँ हो सकता है और कैसा हो सकता है। इसे समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। आप सीधे किसी आस्तिक वाले कॉन्सेप्ट को पकड़कर ईश्वर को नहीं समझ सकते। आस्तिक लोग तो हर सवाल का दरवाज़ा बस मान लो पर बंद किए बैठे हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं होता है। यह सही है कि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता है कि ईश्वर है, और ना ही कोई ये साबित कर सकता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन अगर विज्ञान की तरह कोई थ्योरी ऐसी सामने रखी जाए जो थोड़ा व्यवहारिक हो, जिसमें थोड़ा लॉजिक हो, तो एक संभावना तो बनती है। आस्तिक और नास्तिक के बीच ईश्वर के अस्तित्व के बाद दूसरा जो विवाद है वह है बिग बैंग थ्योरी का। किसी आस्तिक के हिसाब से यह ब्रह्मांड खुदा की इच्छा पर वजूद में आया है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में कुन फैकुन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कुन मतलब बन जा, फैकुन मतलब बन गया। कुछ इसी तरह बाइबल में भी मिलता है। वहीं हिंदुज़म में भी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है ऐसा बताया गया है, जबकि विज्ञान के हिसाब से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के जरिए हुआ है। अब सवाल यह है कि बिग बैंग क्या सचमुच हुआ था? यानी करीब 14 अरब साल पहले सब कुछ एक बिंदु के रूप में बंद था, जिसमें एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और स्पेस, टाइम और मैटर के रूप में यह यूनिवर्स अस्तित्व में आया। अब जिस वक्त की यह घटना है उस वक्त ना तो कोई इंसान मौजूद था और ना उस वक्त का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। फिर यह चुटकुले जैसा सच आखिर किस आधार पर एक थियरी मान लिया जाता है? पॉइंट तो है। इस थियरी के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बस कल्पना भर हैं, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल में सच साबित हुए हैं। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक समय ब्रह्मांड बेहद छोटा और गर्म था, जो बाद में धीरे धीरे फैलता गया। इसे साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया गया। इसके सिवा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में इसके सबूत पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह मौजूद हैं, जिसके बारे में आप गूगल पे या यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। निर्माण के शुरुआती 3 लाख साल तक यह इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर एक एटम तक नहीं बना पा रहे थे। उस समय यह सारा मैटर हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा के रूप में मौजूद था। इस प्लाज्मा से यूं तो लाइट उस वक्त भी निकल रही थी, लेकिन न्यूट्रल एटम की मौजूदगी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन लाइट को रीडायरेक्ट कर दे रहे थे, जिसके कारण वह ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलता गया और इसका तापमान और घनत्व घटता गया। फिर वह समय भी आया जब एटम अस्तित्व में आया। क्योंकि न्यूट्रल एटम बनाने के बाद लाइट को रीडायरेक्ट करने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे, तो पहली बार यह ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट बना। एटम बनने से पहले तक जो लाइट गर्म प्लाज्मा से निकलने के कारण ब्रह्मांड के हर कोने में एक साथ इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में मौजूद थी, अब वह इस ब्रह्मांड में हमेशा ट्रैवल करने के लिए स्वतंत्र हो गई। यह लाइट एक प्रमाण के तौर पर आज भी ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। पिछले 13.5 अरब साल में ब्रह्मांड के फैलने के कारण इस लाइट का वेवलेंथ भी फैलता रहा है, जिसके कारण अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन तो नहीं रहा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में इसे आज भी ब्रह्मांड में हर जगह डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जानते हैं। जब कोई चीज़ काफ़ी गर्म हो जाए तो उससे लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे कोयला या तपते लोहे को ही ले लीजिए। गर्म वस्तु से निकलने वाली लाइट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अगर यह ब्रह्मांड शुरुआती दिनों में काफ़ी गर्म था
तो इससे भी तपते लोहे की तरह काफ़ी लाइट निकली होगी। बीतते समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा ज़रूर हुआ, फिर भी हमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए और बिग बैंग थियोरी के मुताबिक यह वाकई हर जगह पाया भी गया है। थ्योरेटिकल ब्लैक बॉडी कर्व से मिलान। इसे जांचने के लिए एक थ्योरेटिकल ब्लैक बॉडी कर्व बनाया गया था जो बिग बैंग थ्योरी पर आधारित था। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से मिले डेटा से बनाए गए थर्मल स्पेक्ट्रम से इसका मिलान किया गया तो दोनों ग्राफ लगभग समान साबित हुए और इस ग्राफ से जब ब्रह्मांड का तापमान निकाला गया तो वह था 2.73 केल्विन और जब वाकई में आज के ब्रह्मांड के तापमान की जांच की गई तो 2.725 केल्विन आया, जो कि लगभग प्रिडिक्टिव तापमान के आसपास ही था। यहाँ भी बिग बैंग थ्योरी सही साबित होती है। ब्रह्मांड में कुछ भी देखने का जरिया वे फोटॉन्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और असल में हम उनके ज़रिए अतीत को देखते हैं। यानी अगर हम 1000 प्रकाश वर्ष दूर के किसी तारे को देख रहे हैं तो वह इमेज दरअसल 1000 साल पुरानी है जो प्रकाश के माध्यम से हम तक पहुंची है। इसी तर्ज पर ब्रह्मांड में हम ब्रह्मांड के अतीत को देख सकते हैं। शुरुआती गर्म दौर के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ और हाइड्रोजन एटम्स बनने शुरू हुए, गर्म प्लाज्मा गैस में तब्दील हुआ तो उस समय में केवल गैस के बादल ही मौजूद थे। बिग बैंग थियरी के अनुसार अगर हम ब्रह्मांड के अतीत में देखते हैं तो हमें यह गैस क्लाउड्स दिखने चाहिए। और मज़े की बात यह है कि आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से जब 12 से 13 अरब साल पहले के ब्रह्मांड को देखा गया तो गैस क्लाउड्स वाकई मिले भी। और अभी रिसेंटली सबसे एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी 13.1 अरब साल पहले के उन्हीं बादलों को फिर से कैप्चर किया गया है। दोस्तों, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट इससे ज़्यादा आसान भाषा में समझाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। इसके सिवा डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट के निष्कर्षों से बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यह भी साबित हो गया कि एक समय ब्रह्मांड छोटा था जो बाद में एक्सपैंड हुआ और लगातार आज भी एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप गूगल या यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसे यूँ समझ सकते हैं कि एक शोर मचाती गाड़ी आपकी तरफ आती है और गुजरती हुई दूर चली जाती है। उसकी आवाज़ हल्की से तेज़ होती है, फिर हल्की होती जाती है। ऐसा साउंड वेव के वेवलेंथ की वजह से होता है। कोई आवाज़ आपसे दूर जा रही है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच होकर बढ़ती जाती है और यही वेवलेंथ जितनी कम होती जाएगी उतनी ही आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देगी। ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है, क्योंकि वह भी एक वेव है जो जब हमसे दूर जाएगी तब उसकी वेवलेंथ बढ़ने पर उसके किनारे लाल पड़ते दिखाई देंगे, जबकि स्थिर होने पर ऐसा नहीं होगा। इसी आधार पर दूर होती गैलेक्सीज हमें यह बताती हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। कुल मिलाकर बिग बैंग थियरी भले सारे सवालों के जवाब ना देती हो, पर कई सवालों के जवाब तो ज़रूर देती है और इस संभावना को बल देती है कि इस यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। अब यह बिग बैंग खुद से हुआ या यूनिवर्स का निर्माण करने के लिए किसी अलौकिक या वैज्ञानिक शक्ति ने किया, यह तय करने की हालत में कोई नहीं है। लेकिन चूंकि हम ईश्वर के होने की संभावना पर विचार कर रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं कि यह बिग बैंग उसी ने किया है। दोस्तों, अगले 3 पार्ट्स में इसके बाकी के संभावनाओं को टटोलेंगे लॉजिकल वे में। तब तक के लिए अगर मन में किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।